थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताता चलूं। यूँ तो जितने भी व्यक्तित्व मंच पर विराजमान हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। देश में, दुनिया में उन्हें लोग जानते हैं उनके व्यक्तित्व की वजह से और उनके कृतित्व की वजह से। जब किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों ही इतने प्रसिद्ध हो जाएं और वो हमारे बीच में हों और हम उनके सानिध्य में, तो वो शाम, वो दोपहर अपने आप में अनूठी और अविस्मरणीय बन जाती है। तो आज एक ऐसी ही अविस्मरणीय दोपहर जो शाम तक चलेगी, जिसमें कवि डॉक्टर दीपक शर्मा जी की किताब का लोकार्पण होगा। नई किताब, जलते हुए चिराग। चिराग जलते हुए अच्छे लगते हैं और जितनी भी विभूतियां मंच पर हैं ये जलते हुए चिराग ही हैं, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि वो दुनिया को रोशन कर रहे हैं अपने ज्ञान से, अपने व्यक्तित्व से, अपने चिंतन से, अपनी चेतना से वो नए नए दीपक जला रहे हैं। मैं बता दूं आपको, माननीय श्री इंद्रेश जी भारत के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच संगठन के मार्गदर्शक, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र रहे आप, यांत्रिकी और अभियांत्रिकी के स्टूडेंट, और आपने वहाँ से पढ़ाई पूर्ण की, शिक्षा पूर्ण की और 1970 में आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ज्वाइन किया दिल्ली में। उसमें सम्मिलित हुए आप पूर्णकालिक प्रचारक के रूप में। 1975 के आपातकाल में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। भूमिगत गतिविधियों में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा। जो देश पर एक संकट आया था उस काल में इंद्रेश जी की भूमिका आज तक रेखांकित किए जाने योग्य है और अभिनंदन योग्य है, वंदन योग्य है। इस सब के साथ साथ जम्मू कश्मीर के विस्थापितों के पुनर्वास के लिए ग्राम सुरक्षा समितियों का गठन हो, पूर्व सैनिकों का संगठन हो, समग्र राष्ट्रीय चेतना सुरक्षा मंच हो या फिर भारत तिब्बत सहयोग मंच हो, राष्ट्रीय कवि संगम और अमरनाथ तीर्थ यात्रियों के लिए जमीन उपलब्ध कराने के लिए सरकार से आपका संघर्ष रहा। आपने काम किया और उसमें सफलता अर्जित की। ऐसी महान विभूति को अपने बीच में पाकर हम धन्य धन्य हैं, गौरवान्वित हैं। मित्रों, मैं लिए चलता हूं आज के समारोह की मुख्य अतिथि की तरफ, माननीय चित्रा मुदगिल जी। भारतीय साहित्य जगत में हिंदी की कालजयी रचनाकार के रूप में आप पहचानी जाती हैं। यानी देश काल से परे जाकर जिनका लेखन पहचाना जाता है वही व्यक्तित्व कालजयी कहलाते हैं। उनके उपन्यास, उनकी कहानियां, उनके लघुकथा संग्रह, उनका बाल साहित्य सब अपने आप में अनूठा है और उनका अपना एक विशिष्ट स्थान है साहित्य जगत में। सन 2003 में आपको आपके उपन्यास आवा के लिए व्यास सम्मान से अलंकृत किया गया था। और मित्रों, मैं बता दूं आपको, हाँ बजा सकते हैं आप तालियां, व्यास सम्मान से अलंकृत किया गया था और आप पहली महिला थी जिन्हें व्यास सम्मान से अलंकृत किया गया 2003 में। तो ये भी बड़े अपने आप में उपलब्धि की बात है। 2019 में अलंकृत किया गया आपका उपन्यास था पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा। इस उपन्यास के लिए आपको साहित्य अकादमी यानी सर्वोच्च सम्मान जो भारत में मिलता है वो आपको मिला। और अगर मैं आपके सम्मानों की चर्चा करने लगूं तो 6 बज जाएंगे और हो सकता है 6 के बाद 9 भी बज सकते हैं, समय कम पड़ जाएगा। इतने अलंकरण, इतने सम्मान आपके हिस्से में हैं। और आपने, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत उच्च शिक्षित हैं आप। मुंबई में आप रहीं, आपने कार्य किया श्रमिकों के लिए, वंचित वर्ग के लिए। ऐसी चित्रा मुदगिल जी अपने आप में नई नई स्थापनाएं, नए नए एक तरह से मानदंड स्थापित करते रही समाज के लिए। और जब वो बोलती है तो उनको सुनने का आनंद भी कुछ अलग ही होता है। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मित्रों, मैं चाहूंगा कि हम डॉक्टर अमरनाथ अमर के विषय में भी जाने थोड़ा सा, जो बहुत मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बहुत उनका मीठा मीठा सा व्यक्तित्व है, मिठास उनके जीवन का अंग है। अमरनाथ अमर जी के कविताएं भी लिखते हैं और उन्होंने संस्मरण भी लिखे हैं। और बच्चों के, जो बच्चे अध्ययन करते हैं, अपना
मीडिया के लिए, उस मीडिया के लिए भी आपने किताबें लिखी हैं और वो किताबें कोर्स में भी सम्मिलित हैं। ऐसे अमरनाथ अमर जी, जिनको कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राष्ट्रपति द्वारा सम्मान भी प्राप्त हुआ, उनकी पुस्तकों को भी सम्मान मिले हैं। अनेक वर्षों तक दूरदर्शन में कार्यक्रम निर्माता, और जब वो अवकाश उन्होंने लिया तो निदेशक के पद से उन्होंने अवकाश लिया। हमारे बीच में बहुत सहज सरल साहित्य की प्रतिमूर्ति के रूप में डॉक्टर अमरनाथ अमर जी बैठे। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। उन्होंने अनेक युवा प्रतिभाओं को अपने दौर में, अपने समय में स्थान दिया है और आज भी अभ्युदय नाम की संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था, उसके वो अध्यक्ष हैं और निरंतर कार्यक्रमों में सम्मिलित होते हैं और अच्छा काम करने वालों को प्रोत्साहित करते हैं। मैं अमर जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं माननीय डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी के अभिनंदन के लिए वरिष्ठ प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर दीपक शर्मा और श्रीमती श्वेता शर्मा जी माननीय डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी का पुष्पों से, शॉल से और स्मृति चिन्ह पर, पहले दीपक ही जला लेना था। पहले दीपक जला दे। मुझे उम्मीद थी यहाँ होगा, तो नजर से निकल गया, पीछे है दरअसल। मैं दीप प्रज्वलन के लिए सारे कर दीजिए, सब कर दीजिए। कोई बात नहीं, हाथ लगा दे, इससे जला एक सेकंड। चलो सीधे आओ, इधर आई, इधर आओ। अंदर मत जाओ, सीधे इनसे बोल दो अभी आगे निकलो। हाँ, और लेफ्ट को फॉल थ्रू और आगे। हाँ, उससे ले लो ना। हाँ, उसमें अंदर आ जाओ। थोड़ा सा गली से लिखा हुआ था। मैम तो निश्चित रूप से कार्यक्रम की सफलता में कोई संशय नहीं रहता। और मैं अनुरोध कर रहा हूं, मैं तो बहुत दूर हूँ, इतना नजदीक नहीं। सर प्लीज मैम, आप इस साइड आ जाइए प्लीज। थोड़ा छोटा होने है। ठीक है, अभी आ जाइए। बिल्कुल बिल्कुल।
दीदी चित्रा मुदगिल जी के लिए मैं अनुरोध कर रहा हूँ हमारे बीच में। श्वेता शर्मा जी और प्रार्थना जुयाल जी। पीछे खींचो आप। एक चेयर हटा देते हैं ना, ये बीच वाली पीछे रोहित इसको नीचे रखना रेडी लाना बेटे। सामने के लिए मैं अनुरोध कर रहा हूँ भाई अरुण निशाना जी से, जाने माने पत्रकार, और राजीव निशाना जी वरिष्ठ पत्रकार और पत्रकार संघ के भी वो अध्यक्ष हैं। जग जाहिर है उनका काम। दिल्ली में बहुत सारे आयोजन वो करते हैं, भाई राजीव निशाना और श्री अरुण निशाना जी। अनिल चड्ढा जी के अभिनंदन के लिए मैं अनुरोध करूंगा इनके उपरांत वीरेंद्र भाटी जी, आदरणीय वीरेंद्र भाटी जी, और कवि मित्र प्रिय इंद्रेश द्विवेदी जी आए और वो अनिल चड्ढा जी का अभिनंदन करेंगे। सर प्लीज। अनिल चड्ढा जी एक्टिव ग्रुप में निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं आप उसके, जाने माने समाज सेवी भी हैं और दीपक जी के बहुत ही नजदीकी, जिनका वो बहुत अभिनंदन करते सम्मान करते हैं, ऐसे अनिल चड्ढा जी। नमस्कार। श्री नरेंद्र शर्मा जी से, श्री अशोक गौतम जी से कि उनका स्वागत करें। श्री शर्मा जी का स्वागत कीजिए। डॉक्टर नरेंद्र शर्मा जी। सर ठीक। हाँ हाँ। दीपक शर्मा जी, और अब जिस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं, यानी जलते हुए चिराग का लोकार्पण, उसका लोकार्पण हो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा दीपक जी की शख्सियत, उनकी पर्सनैलिटी और व्यक्तित्व के बारे में बता दूं। चंदौसी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में जन्मे दीपक शर्मा जी साइंस में स्नातक रहे, डिप्लोमा भी किया आपने सामग्री प्रबंधन, परास्नातक डिप्लोमा सामग्री एवं वितरण प्रबंधन, परास्नातक पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा आयात निर्यात, और ज्योतिष अलंकार, ज्योतिष आचार्य, परास्नातक डिप्लोमा वास्तुशास्त्र। यानी आप देख सकते हैं बहुमुखी प्रतिभा, बहुआयामी व्यक्तित्व के स्वामी हैं। इससे पहले आपकी अनेक कृतियां प्रकाशित हुई हैं, फलक दीप्ति, मंजर, खलिश, कुछ अपनी कुछ जग की, राम जी को राम राम, हिया की बतियां, और कुछ महत्वपूर्ण हस्तक्षेप भी इनके साहित्यिक। राष्ट्रीय चैनल दूरदर्शन द्वारा काव्य गोष्ठियों में अनेक बार काव्य पाठ, साधना चैनल पर काव्य पाठ, जनमत टेलीविज़न पर, आकाशवाणी द्वारा, आकाशवाणी के विदेश प्रभाग द्वारा, समाचार वार्ता द्वारा, पुंज रेडियो,
देश विदेश के विभिन्न प्रतिष्ठित समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में रचनाओं का प्रकाशन हुआ है और काव्य संग्रह मंजर के लोकार्पण का राष्ट्रीय चैनल दूरदर्शन द्वारा प्रसारण भी किया गया राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। आप सदस्य हैं सूर्या संस्थान नोएडा उत्तर प्रदेश, वेदांत मंडलम उत्तर प्रदेश के भी आप सदस्य हैं, भारतीय सामग्री प्रबंधन संस्थान नई दिल्ली व्यावसायिक प्रबंधन के भी आप सदस्य हैं और बहुत सारी और अन्य संस्थाओं से भी आप जुड़े हुए हैं। और कोई आदमी अगर इतनी सारी संस्थाओं से जुड़ा हो तो आप समझ जाएं कि उनकी जो बेटर हाफ है यानी उनकी तो धर्म पत्नी है, उन्होंने कितना उनको स्वतंत्रता दी हुई है कि वो इतने सारे संगठनों से जुड़े हैं। तो श्वेता शर्मा जी के लिए भी जोरदार तालियां। और जितना सहयोग मैं 2 बजे के करीब आ गया था देख रहा हूँ, इस आयोजन में भी वो निरंतर लगी हुई हैं। मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मित्रों में बता दूं, हमारे बीच में एक बड़े साहित्यकार जो समक्ष बैठे हैं हमारे माननीय डॉक्टर रामशरण गौड़ जी, जो अनेक वर्षों तक हिंदी अकादमी दिल्ली सरकार के सचिव रहे। अनेक बड़े बड़े आयोजन, रामायण मेला जैसे आयोजन लाल किले पर उन्होंने करवाए। और उनके साथ देवेंद्र मित्तल जी बैठे हुए हैं। तमाम ऐसी शख्सियत मैं बीच बीच में आपका परिचय करवाता रहूँगा। तो मैं अब अनुरोध कर रहा हूँ माननीय अध्यक्ष डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी से, माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर चित्रा मुदगिल जी से, आदरणीय राकेश जी से, अमर जी से कि वो लोकार्पण करें, अनिल चड्डा जी से क्षमा करें। बेटी ने की इतनी प्यार रखिएगी। तो आ गया जी। ये उठा देना किताबें, नहीं ये उठा दो, नहीं उठा दो। अच्छा, एक मिनट खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी सर। सर प्लीज। सॉरी भैया। विशेष शाम है आज की। चिराग भी हैं, दीपक भी हैं, रोशनी भी है और यह रोशनी, यह प्रकाश, यह दीपक, इसकी लौ अंतरात्मा से निकलकर सर्व की नियति तक जाती है और सर्व से निकलकर स्व तक आती है, स्वानुभूति कराती है। और जो संवेदनाएं उभरती हैं मन से लेकर जग तक और जग से लेकर मन तक, उन अनुभूतियों को बड़े ही सुंदर शब्दों में दीपक जी ने ढाला है, और गज़लों के रूप में, कविताओं के रूप में। और सबसे बड़ी बात कि जो चिंता चिंतन का स्वरूप है उसमें न केवल बाल मनोविज्ञान की बातें हैं, न केवल युवावस्था का विश्लेषण है, सामाजिक सरोकार की बातें हैं, और न केवल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फलक पर जो आज की स्थितियां हैं उनका मूल्यांकन भी है, उनकी समीक्षा भी है, और लगातार एक चिंतनमय धारा इन रचनाओं में देखने को मिलती है। और सबसे बड़ी बात कि बार बार वो यह संदेश देते हैं कि 2 डग हमने भरे तो क्या हुआ, है पड़ा मैदान कोसों का अभी। तो यह जो कोसों का मैदान है वो एक एक पग से नापते चले गए हैं, और आज मैं समझता हूं कि 7वीं पुस्तक है दीपक जी की। तो विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते भी यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि विज्ञान का विद्यार्थी और साहित्य में उत्कृष्ट रचनाएं देने की जो इच्छा है, जो मनोवृत्ति है, वह सफलता के साथ, सार्थकता के साथ हम सबके बीच में उपस्थित है।
चंद गज़लों का उल्लेख मैं करना चाहूँगा इस कृति से जलते हुए चिराग के लिए। सबसे बड़ी बात कि दीपक जी, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस उत्कृष्ट रचना के लिए, इस कृति के लिए। और कवर भी खूबसूरत कवर है, जैसा कि आप देख रहे हैं, जिसका लोकार्पण हुआ। कई चीज़ें प्रासंगिक हैं इन गज़लों में। जब आप बाल मनोविज्ञान को देखते हैं तो ये पंक्तियाँ उभर कर आती हैं, कलम दवात तख्तियाँ मिलती नहीं दुकानों में, अब छोटे बच्चे ही जो घर का खर्च चलाते हैं। बहुत ही खूबसूरती के साथ बाल मनोविज्ञान का, और आज जो आधुनिकता की जो परिभाषा है आज के संदर्भ में बच्चों के लिए, चाहे वो मोबाइल हो, इंटरनेट हो, टीवी हो, इनके जाल में जो हमारा बचपन सिकुड़ता चला गया है। और हर घर में यह चिंतन का विषय है कि यह जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का नया स्वरूप है, इंटरनेट, मोबाइल और टीवी की दुनिया, उसमें बच्चों का बचपना कहीं खो गया है। तो यह निकालने की कोशिश है, चाहे इसे आप सहजता कह लें, व्यंग्य कह लें या यथार्थ का चित्रण कह लें, ये पंक्तियाँ सोचने पे मजबूर करती हैं। इसी तरह से जहाँ तक जीवन की मस्ती की बात है, उल्लास की बात है, उमंग की बात है, हंसी मुस्कुराहट और खिलखिलाहट की बात है, तो हम धीरे धीरे प्रकृति से दूर होते चले गए और एकाकीपन ने हमें घेरना शुरू किया। 2 साल तो कोरोना काल में ऐसे ही हमारा गुजरा है, बहुत ही अवसाद में, बहुत ही क्या कहें, बहुत ही विकट स्थिति से हम सब गुजरे हैं। और इसमें से अधिकांश लोग हैं जो बैठे हुए हैं, उन्होंने उसको झेला है, उसके दंश को झेला है, और आज ईश्वर कृपा से स्वस्थ होकर हम सब एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं, रूबरू हैं। तो वहाँ इनकी कुछ पंक्तियाँ बहुत ही सोचने पे बाध्य करती हैं और प्रेरित भी करती हैं। मुझे खुद पर यकीन है और तुझे खुद पर गुमा है, बुझा दीपक न पाएगा बेशक तूफान बन जाए। मैंने चाहे जितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, चाहे कितनी भी कलुषित स्थितियां हो, प्रतिकूल हालात हों, उसमें जो जलने की स्थिति है, प्रकाश फैलाने की जो स्थिति है, उसे दीपक जी कभी नहीं भूलते हैं और अपनी रचनाओं में उसे ढालते हैं, गज़लों के माध्यम से, इन शब्दों के माध्यम से। तो एक तरह से प्रेरणा देते हैं, अंधकार में भी रोशनी का पैगाम देते हैं कि चलते चलो। जैसे टैगोर जी ने कहा, यदि तुम्हार डाक सुने क्यों ना आसे, तो बे एकला चोल रे एकला चोल। तो एकला चोल की जो स्थिति है वह दीपक जी की रचनाओं में उभर कर आती है। इसी तरह से कबीर ने जब कहा, कबीरा खड़ा बजा, प्रवृत्तियां हैं जो अंधविश्वास है, अंधभक्ति है, धर्मांधता है, उन सब पे जो कबीर ने प्रहार किया, आज के संदर्भ में दीपक जी भी उन्हीं भावनाओं को लेकर आगे बढ़ते हैं और इन सारी कुप्रवृत्तियों पे प्रहार करते हुए अपनी रचनाओं को हम तक पहुंचाते हैं। कुछ और पंक्तियां इनकी देखें। चेहरे से नकाब हटाइए वरना शक्ल भूल जाओगे, खुद को भी रह आईना दिखाना ज़रूरी है। अब आईना दिखाना ज़रूरी है, यह न केवल आत्मविश्लेषण है, न केवल आत्म समीक्षा की बात है, बल्कि पूरे सामाजिक व्यवस्था और समीकरण की भी समीक्षा की बात है। व्यक्तिगत समीक्षा के, आत्मावलोकन के माध्यम से, आत्मचिंतन के माध्यम से वो पूरे समाज का अवलोकन करते हैं और यह आईना अपने आप को भी दिखाते हैं, पूरे समाज को भी दिखाते हैं और रोशनी का पैगाम देते हुए हमें एक नई राह पर, एक नई पगडंडी पर बढ़ाने का आह्वान करते हैं। तो ये रचनाएं अपने आप में सार्थक रचनाएं हैं और हिंदी साहित्य जगत में ये रचनाएं बिल्कुल अपना नया मुकाम हासिल करेंगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इस नई कृति के लिए दीपक जी आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार डॉक्टर अमरनाथ अमर जी। आपने बहुत कम समय में बहुत सुंदर विवेचना और कुछ उदाहरणों के साथ
डॉक्टर दीपक शर्मा की इस नई किताब के बारे में अपनी बात रखी। निश्चित रूप से पढ़ते हुए बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं और आज के हालातों पर जो एक सार्थक टिप्पणी करते हैं अपनी गज़लों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, वो प्रशंसनीय है, अनुकरणीय भी है। और ईमानदारी से बात करते हैं तो ईमानदारी की कुछ पंक्तियां, 2 शेर मुझे याद आ रहे हैं कि सच घटे या बढ़े तो सच न रहे। कृष्ण बिहारी नूर जी का ये शेर है कि सच घटे या बढ़े तो सच न रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं, चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं। चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं। जो लेखक है, कवि है, पत्रकार है, समाज सेवी है, राष्ट्रभक्त है, अगर उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पारदर्शिता नहीं है उसके जीवन में, उसके व्यक्तित्व और कृतित्व में, तो एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। ऐसे ही दीपक जी के भी जैसे हैं सामने वैसे पीछे भी हैं, और मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं और आमंत्रित करता हूं आदरणीय अनिल चड्ढा जी को, उन्हें शुभाशीष दें इस अवसर पर, इस किताब के लोकार्पण के मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच HPL के डायरेक्टर अनिल चड्ढा जी। मंच पर नहीं चल रहा है, आई गेस आई गेदर। मंच पर उपस्थित अतिथिगण और मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं ये एडमिट करना चाहूँगा कि माय अपॉलॉजीज। सबसे पहले तो मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैं शब्दों का जो सुंदर प्रयोग मेरे साथियों ने यहाँ किया, मैं शायद वो नहीं कर पाऊँगा। मेरी पृष्ठभूमि, मेरी बैकग्राउंड साहित्य नहीं है, पढ़ता ज़रूर हूँ, परंतु शायद आप सबके सामने जो मंच पर बैठे हुए हैं, मैं अपने आप को बहुत बौना महसूस कर रहा हूँ। पर आई थिंक दैट्स ओके, क्योंकि मैं अपने फील्ड के अंदर में मैं अपना कार्य करता हूँ और यहाँ पर ये सज्जन अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। दीपक के बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं कह सकता, क्योंकि इतना है कहने के लिए कि शायद काफ़ी नहीं हो पाएगा। मेरा परिचय दीपक से 2005 में हुआ, जब मैं HPL एडिटर्स में ज्वाइन किया। दीपक मेरे सहयोगी थे वहाँ पर, और कुछ ही समय के अंदर में हम काफ़ी एक दूसरे के क्लोज आ गए। मैंने हमेशा उनको अपना छोटा भाई, अपने बेटे जैसा माना है, और शायद कई बार लिबर्टीज़ भी ली हैं अपनी सीमा को लांघ करके, उनको उनके कान पकड़कर उनको समझाने में, गुस्सा करने में, और जो भी मैं उनको अपने विचार शेयर कर पाया। दीपक ने के साथ मेरा जो कंटिन्यूटी रही रिलेशनशिप में, वो वहाँ से चले गए। उसके बाद उन्होंने और एम्प्लॉयमेंट ली, मिडल ईस्ट में गए, वापस आए, नए नए कंट्रीब्यूशन देते रहे, परंतु कहीं ना कहीं हम दूर से उनको देखते रहे और उनके जो सक्सेस है उसके लिए प्रार्थना करते रहे। बहुत ही उसका व्यक्तित्व, अगर मैं एक इंसानी तौर पे कहूँ तो यही कहूँगा कि एक ये हीरा है। परमात्मा ऐसे व्यक्ति बहुत कम बनाता है जो कि किसी की भी ज़रूरत पड़ने पर उसके साथ में खड़ा होता है, अपने तकलीफ़ों को, अपनी कमियों को कभी भी नहीं बताता, और जो भी वो बन पाता है अपने साथियों के लिए, अपने दोस्तों के लिए हमेशा तैयार रहता है करने के लिए। उसकी कुछ रचनाओं को मैंने पढ़ा है, और बस पढ़ करके तो सिवाय सिर नीचा करके उसको आशीर्वाद देने के और कुछ समझ नहीं आता। आज भी मेरी वही स्थिति है। तो बहुत बहुत आशीर्वाद दीपक। परमात्मा करे आप हमेशा सफलता के रास्ते पर चलते रहें, और जो आपका कंट्रीब्यूशन इस समाज को, इस देश को, इस साहित्य को है, वो हमेशा दुनी पर दुनी तरक्की से बढ़ता रहे। हमेशा खुश रहो बेटे। गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अनिल चड्ढा जी। ये अपनापन बना रहे आज के दौर में,
मुझे दो पंक्तियां याद आ गई कि सपने जब साकार हो गए, सिर पर चढ़े उधार हो गए। ये आज के दौर की विसंगति है कि सपने जब साकार हो गए, सिर पर चढ़े उधार हो गए, संबंध हुए रुई की गांठें सिर्फ बड़े आकार हो गए। तो दीपक भाई के संबंध रुई की गांठों की तरह नहीं है, ना श्वेता भाभी जी के संबंध लोगों से रुई की गांठों की तरह हैं। ऐसा होता तो माननीय डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी, डॉक्टर श्रीमती चित्रा मुदगिल जी यहाँ आशीर्वाद देने, या अमरनाथ अमर जी गुड़गांव से यहाँ पहुँचे हैं आशीर्वाद देने। सभी लोग, आप तमाम लोग मेरे समक्ष बैठे हैं, एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। आप सब हमारे लिए अभिनंदनीय हैं। लेकिन जो लोग मंच पर बैठे हैं उनका जीवन एक तपस्या का जीवन है, एक तपश्चर्या जी है उन्होंने पूरी की पूरी। ऐसे व्यक्तित्वों को हम अपने बीच में पाकर अभिभूत हैं। मैं श्वेता शर्मा जी से अनुरोध करूँगा, हमारे बीच में एक और शख्सियत प्रार्थना जुयाल जी उपस्थित हो गई हैं, मैं चाहूँगा वो समक्ष आ जाए मंच के और शॉल उड़ाकर उनका अभिनंदन करेंगे। श्वेता शर्मा जी, प्रार्थना जुयाल जी, श्रीमती गिरजा जी भाजपा उपाध्यक्ष नोएडा, वो भी हमारे बीच में विराजमान है, उनका भी अभिनंदन करता हूं। और नरेंद्र शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष जय भारत मंच, उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं दीपक भाई की तरफ से। और तमाम जो लोग बैठे हैं